Hello students, welcome back. Lecture number 5, class 12th, chapter number 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हमारा लेक्चर नंबर 5 आ गया है। जो आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। आपने नॉर्मली पंखे में देखा होगा कंडेंसर लगा होता है, कुछ उसी तरीके का या कुछ क्या कहेंगे वही एक चीज है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं। एक, अ डिवाइस, फर्स्ट है अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। ठीक है, मतलब आप देखो जैसे पंखा है, पंखे का जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इनिशियली उसको एक मतलब एक अमाउंट ऑफ चार्ज, एक पुश चाहिए होता है। ठीक है, वो पुश वो कंडेंसर सप्लाई करता है जो चार्ज स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे देखो कोई गाड़ी चलती है तो इनिशियली एक स्टार्टिंग स्टेज पे थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा लगता है उस गाड़ी को इनिशियल स्टार्ट करने में। फ्लुएंसी बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से पंखा भी जो इनिशियली स्टार्ट होता है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे, जो इनिशियल स्टार्ट होता है वहां पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए होता है। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है, इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज। ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम 3-4 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इसके सारे डेरिवेशंस, लास्ट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तक इसे कवर करेंगे। अभी हम इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एंड द फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ एनी शेप एंड साइज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब मैं इसको दिखाता हूं आपको। देखो, जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक बॉडी ये है, कोई भी शेप एंड साइज की, फर्स्ट कंडक्टिंग बॉडी, सेकंड कंडक्टिंग बॉडी, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसमें हम इसको जो फर्स्ट कंडक्टिंग बॉडी है इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स चार्ज, इसको हम सोर्स चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, और जो दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है इसकी हम अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसका V1 पोटेंशियल V हो जाएगा। ठीक है, तो वन बॉडी इज कनेक्टेड टू सोर्स चार्ज एंड अदर इज अर्थड। तो ये तो था कैपेसिटर के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा वो है कैपेसिटेंस। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, ये देखो, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। देखो, जो कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी है। जैसे आपको याद होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता था। रेजिस्टर याद है, रेजिस्टर रेजिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर एक डिवाइस है, एक ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से कैपेसिटर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक डिवाइस है। कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी, कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर? अब हमें कैपेसिटेंस के बारे में आगे, देखो जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो मैंने लिख दिया, बट अब चीजें हम समझेंगे और उसको रखेंगे। देखो, एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए, एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो चार्ज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, यहां पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं C। तो Q इज इक्वल टू CV। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ये भी एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। क्लियर? ठीक है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V और Q इज इक्वल्स टू CV। आप लिख सकते हो वेयर C is proportionality constant, ठीक है, which is called capacitance of the conductor। इसी को क्या बोलते हैं? capacitance of the conductor, capacitance of conductor। क्लियर? दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से अब इस वाले पोर्शन से क्या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो,
इस वाले पोर्शन से जो हमने लिखा है, अब इस वाले पोर्शन से हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे इसको कुछ इस तरीके से, देखो। सो वी कैन राइट it is defined as charge required. It is defined as charge required to increase the potential. It is defined as charge required to increase the potential of a conductor by a unit. It is defined as charge required to increase the potential of a conductor by a unit amount. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय अ यूनिट अमाउंट. क्लियर? ये हो गया हमारी इसकी डेफिनेशन. अच्छा, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं. जैसे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और क्या बात कर सकते हैं हम इसके बारे में? देखो, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली. अच्छा, एसआई यूनिट की बात करते हैं. देखो, इसका जो एसआई यूनिट होगी वो होगी फैराडे. इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? फैराडे. ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं. अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है, एक बात और ध्यान रहे, इसका कॉमन नेम है कंडेंसर, जो हमारे नॉर्मल फैन में होता है. इन फैंस कॉमन नेम इसी कैपेसिटर का क्या है? कंडेंसर. अच्छा, यहां से इसका ऐसा यूनिट फैराडे है, तो इसको 1 फैराडे भी डिफाइन कर सकते हैं. 1 फैराडे. अब देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी. तो 1 फैराडे कितना होगा? 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. ठीक है भाई, चार्ज भी 1 कूलम हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो जाएगा. तो यहां से हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम या 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे भाई? कैपेसिटेंस इज 1 फैराडे. ठीक है, इफ द addition of a charge of 1 coulomb, if the addition of a charge of 1 coulomb, देखो चार्ज 1 कूलम्ब है, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट. if the addition of a charge of 1 coulomb is required कह सकते हैं, या फिर if the addition of a charge of 1 coulomb to इसको हम लेते हैं कैपेसिटेंस इज 1 फैराडे if the addition of the charge of 1 coulomb to it increases the potential by 1 volt. 1 coulomb to it increases the potential by 1 volt. ठीक है, increases the potential by 1 volt. ये हो गया हमारा इसका 1 फैराडे. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? अब देखो, 1 फैराडे जो है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट है. इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. सो हम क्या यूज करते हैं? 1 फैराडे इज वेरी लार्ज यूनिट. 1 फैराडे इज वेरी लार्ज यूनिट. तो हम या क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं 1 मिली फैराडे, या 1 हम कह सकते हैं माइक्रो फैराडे, 1 नैनो फैराडे, या 1 पिको फैराडे. ये चारों जो है छोटी यूनिट है. मिली फैराडे मीन्स 10 टू द पावर -3, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6, नैनो मीन्स 10 टू द पावर -9, एंड पिको मीन्स 10 टू द पावर -12. ठीक है, ये यूनिट आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी. क्लियर?
नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशन की। अब देखो डायमेंशन तो मजा आता है डिराइव करने में, ठीक है। हर क्वांटिटी की डायमेंशन रटी नहीं जा सकती, लेकिन उसको फॉर्मूले से डिराइव की जा सकती है। जैसे इसकी डिराइव करते हैं, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, चार्ज, ठीक है। अब Q बाय V को देखो, चार्ज को तो हम ऐसे ही रहने देंगे Q, और V को हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q। अब W अपॉन Q क्या हो गया, ये Q स्क्वायर अपॉन W, ठीक है। अब Q स्क्वायर अपॉन W को हम देखो, चार्ज Q इज इक्वल्स टू आई टी मतलब एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क। आपको याद होगा वर्क का ऐसा डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस से, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस से ड्राइव करते हैं एम एल टी माइनस टू इंटू एल। तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसका मतलब इसके हिसाब से कितना आया देखो, टी स्क्वायर और टी माइनस टू पूरा कट गया, एम एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टी माइनस टू ऊपर चला जाएगा, ये टी टू पावर फोर हो जाएगा, कटेगा नहीं, सॉरी, टी टू पावर फोर हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा हमारा एम, देखो एम तो नीचे है, तो ये हो जाएगा पावर माइनस वन, एल माइनस टू, ए या पहले टी लिख लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एम एस टी टू द पावर, देखो माइनस टू है ऊपर जाएगा तो टू इंटू प्लस फोर हो जाएगा, टी टू द पावर फोर ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, क्योंकि ए और ए टी का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा हमारा एम माइनस वन एल माइनस टू टी टू पावर फोर ए स्क्वायर या ए टू। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर है, पूरा मैंने आपको ड्राइव कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे ख्याल रखना है वो है, देखो अब थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये हमारा हम कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ये Q और V पे डिपेंड है, नहीं। फॉर्मूला भले ही C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V है, लेकिन ये जो कैपेसिटेंस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस जो है तो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। अगर आप इसका ग्राफ देखो, देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। मैं तीन तरीके के आपको ग्राफ दिखाऊंगा, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर एक तरफ हम ले लेते हैं, एक तरफ हम ले लेते हैं एक तरफ हम ले लेते हैं कैपेसिटेंस और दूसरी तरफ ले लेते हैं पोटेंशियल। इस केस में एक तरफ ले लेते हैं कैपेसिटेंस और दूसरी तरफ ले लेते हैं चार्ज, और इस तरफ ले लेते हैं चार्ज और पोटेंशियल, ठीक है। तीनों में ग्राफ में डिफरेंस समझना, कैपेसिटेंस पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओ, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कैपेसिटेंस जो होगा उसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का, अ स्ट्रेट लाइन, जो वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी, पहला ग्राफ। सेकंड, इसको देखो, हाँ सेकंड केस, कैपेसिटेंस चार्ज बढ़ाते जाओ, कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका कैपेसिटेंस का जो फिगर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सी और क्यू के केस में भी कांस्टेंट रहेगा। बट इन द केस ऑफ क्यू एंड वी, सी जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी अ स्लोप, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा वी आई आर के ग्राफ में, वी वर्सेस आई में ओम्स लॉ का ग्राफ था, इट वाज अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली ये ग्राफ भी कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे अगर आप स्लोप की बात करो, ठीक है, कोई भी स्लोप ले लेते हैं, ये स्लोप क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है। ये इस पार्ट को अगर हम बात करें, जितना मैं शेड कर रहा हूं इस पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका हम एरिया निकालें तो देखो क्या निकलेगा, ये आएगा हमारा। अब देखो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है Q, ये पार्ट Q है, ये पार्ट V है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसका, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लिख सकते हैं हाफ इंटू क्यू इंटू वी। अब हाफ इंटू क्यू इंटू वी क्या आएगा, W दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज एनर्जी stored in
कैपेसिटर, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये कैसे आया W? देखो W अपॉन Q क्या होता है? V होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल। तो यहां से W कितना हो जाएगा? Q इंटू V। ठीक है, हाफ का केस अभी हम एनर्जी स्टोर में देखेंगे, हाफ क्यों है। क्लियर? तो ये वाला पार्ट था हमारा कैपेसिटेंस का। अब हमें इसमें एक दो चीजें और देख लेनी है कि कैपेसिटर्स का मतलब किस पे डिपेंड होता है। ठीक है, एक दो चीजें हम इसमें और देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया बट सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन। ठीक है, पहली चीज कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट शेप एंड साइज। पहला किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज। सेकेंड मीडियम, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो 2-3 लेक्चर अलग अलग बनेंगे। मीडियम वाले केस में आप देखना भी आगे आएगा, मीडियम। ठीक है, मीडियम किस चीज का मीडियम? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगर हम शेप और साइज की बात करें, नेक्स्ट अगर हम शेप और साइज की बात करें, ठीक है, हम लिखें डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज, डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज, ये जो पार्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो पहला क्या है? डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज, जो ये फर्स्ट है इट इज स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल। ठीक है, सेकेंड है सिलिंड्रिकल और थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल वाला पार्ट में अभी कर लेता हूं, छोटा सा है, बाकी पूरा कंप्लीट पैरेलल प्लेट वाला हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लो आप, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्ट कैपेसिटर। ये हमारा लास्ट पार्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये एक छोटा सा डेविएशन भी है, शॉर्ट हेडिंग भी है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। देखो लेट अस ड्रॉ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। मान लो ये है ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस ले लेते हैं फ्रॉम द सेंटर एस r। ठीक है, अब इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। क्लियर? कितना है चार्ज? Q। ठीक है, अब हमें क्या करना है? Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, V एट एनी पॉइंट कितना होगा? देखो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय R। ठीक है, V एट एनी पॉइंट कहां? ऑन द स्फीयर की बात करो, कहीं भी है, बाहर या अंदर पॉइंट नहीं, ऑन द स्फीयर। तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे हम? R लेंगे डिस्टेंस। तो ये हमारा, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल क्यों निकाला? देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो C इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब देखो V का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 1 हम फ्रॉम 1 पुट कर सकते हैं,
C इज इक्वल्स टू Q बाय 1/4πε0 Q बाय R, Q से Q कट गया, तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू 4πε0 R। ठीक है, सो ये आ गया एक्सप्रेशन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, 4πε0 R। यहां से आप देख भी सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक है, द रेडियस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारा किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। 4πε0 तो कांस्टेंट है। ठीक है, एक इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ spherical conductor, calculate the radius of spherical conductor of capacitance 1 Faraday। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फेराडे। देखो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, C इज इक्वल्स टू 4πε0 R। अब इस केस में हमें रेडियस निकालना है R। R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? C बाय 4πε0। ठीक है, फॉर्मूला जो आपने अभी पढ़ा है वही यूज कर रहे हैं। अब देखो इस केस में यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है? 1 फेराडे, तो यह आ जाएगा 1/4πε0। 4πε0 की अगर हम वैल्यू रखें तो ये 1/4πε0 9 होता है, तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो ये कितना आ गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर आ गया। अब सोचो मीटर है, किलोमीटर में कितना होगा? और वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। अब 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। अब आप सोचो अगर हम एक अर्थ बनाएं, यहां पे अगर हम एक अर्थ बनाएं तो उस अर्थ का भी जो रेडियस होगा ना, यहां से लेके यहां तक, एक कोर पार्ट ले लेते हैं, इसका भी जो रेडियस है, अगर एक सिंपल रेडियस की बात करोगे अर्थ की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर, जिसे फिजिक्स की लैंग्वेज में हम 6400 राउंड ऑफ किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब सोचो कहाँ 9 इंटू 10 टू पावर 6 किलोमीटर और कहाँ 6400 किलोमीटर। तो इस केस में भी कितना ज्यादा डिफरेंस है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जो 1 फेराडे है इट इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पीछे बताया था कि मिली फेराडे, माइक्रो फेराडे, नैनो फेराडे के टर्म्स में आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा काम करने को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।